मैं बंगाल से मेरा एक संबंध है, मेरी बीवी आती है बंगाल से, और एक बार आप बंगाल के जमाई बाबू बन जाए तो आपको सुबह सुबह मिष्टी दोई खानी पड़ती है। दही है या मिष्टी दोई है? मिष्टी है। वेरी गुड। सो वी आर कमिंग टू बंगाल। आप कहाँ के जमाई बाबू हैं? हम आप बिहार के, तमिलनाडु के। वेरी गुड। ये आपने मुझे बताया नहीं। चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का ये हाल है, जरा मिस्ट्री दही आप भी खिलाएं जी। ये एक सवाल है कि वही कांग्रेस कल ममता के साथ थी, वही ममता कल कांग्रेस के साथ थी, यही लेफ्ट जो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शंकर और ज्योति बसु आमने सामने खड़े थे, क्या वोटर्स कंफ्यूज नहीं है? वोटर्स कंफ्यूज नहीं है, पार्टीज बड़े डायरेक्ट है। वो दिल्ली से डील कर रहे हैं। डीएमके ने क्या किया? डीएमके फॉर 15 years was in some government or the other, United Front government, Vajpayee government, मनमोहन सिंह government. They were dealing with Delhi. अपने स्टेट में अगर मैं थोड़े सीट्स ले पाऊं तो फिर मैं दिल्ली के साथ डील कर सकता हूं। दे आर डील मेकर्स। ममता इज टुडे समवन हु बिलीव्स कि अगर मैं बंगाल जीतती हूं तो फिर मैं दिल्ली आकर वहां डील कर सकती हूँ। मुझे कितने मंत्री चाहिए, हाउ मच फाइनेंस डू आई नीड। दैट इज द नेचर ऑफ दिस रीजनल पोटेंटेज। उनको कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है केवल पावर की। एक बार मुझे स्टेट में पावर मिल जाए, वंस आई गेट पावर इन माई स्टेट, then I can deal with Delhi. Mamata and Karunanidhi are good examples. लेकिन ममता इज मोर लेफ्ट देन लेफ्ट। ममता इज मोर लेफ्ट देन लेफ्ट, बट ममता कोई ऐसी नहीं है कि वो विचारधारा पर लड़ रही है। वो लड़ रही है कि मुझे, आई वॉन्ट टू बी द डोमिनेंट फोर्स ऑफ बंगाल। यार ये कहाँ है चम्मच? चम्मच नहीं है, बगैर चम्मच के हाथ से। एक्सीलेंट, माय प्रोड्यूसर हैज ब्रॉट सम स्पून्स। चमचे, मुझे चमचे कांग्रेस पार्टी में ज्यादा मिलते हैं, यहां नहीं मिलते। वेरी गुड। बट नहीं, यू आर मेकिंग एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जिस तरह से ममता बनर्जी की राजनीति रही है, ममता बनर्जी इज अ कांग्रेस वुमन। शी लेफ्ट द कांग्रेस, फॉर्म तृणमूल, was part of Vajpayee's government, then was part of Manmohan Singh's government, left it. But now I think we are in a stage where Mamta Banerjee believes that she is a leader in her own right, कि वो अपने आप को समझती है कि मैं बंगाल की रानी हूं। I will now deal with Delhi. Let's go to Smita Sharma. Smita, is Mamta Banerjee seeing herself in this election as the dominant force of Bengal? Last time it was about toppling the left. This time it is about reasserting her power in Bengal. Well, good morning, Rajdeep and Prasoon ji. आप लोग तो मिष्टी दोई खा रहे हैं. I am having my bhadet cha. You know the कुल्हड़ in जो प्रसून जी जिसे कुल्हड़ कहेंगे बिहार उत्तर प्रदेश में, and I'm standing here right in front of this very humble residence of Mamata Banerjee in Kalighat. You know, Rajdeep, it's you rightly put it. This is of course about Mamata Banerjee re-establishing herself as a dominant force, and as one newspaper very interestingly put it, saying that this is the area where there are 3 divines involved, because this is Kalighat, where you have the divine Kali. This is the area from where Mother Teresa was, of course, running her institute, and she is on her way to divinity this year. And Mamata Banerjee is considered divine for her cadres, for her party members. Remember, even after becoming a chief minister, she refused to leave this residence, saying that I want to stay with the masses. और ठीक मेरे पीछे एक मंदिर है यहाँ पर, अगर आप देखें, प्रोबीर अगर दिखा सके आपको, just right behind this temple is actually Mamata Banerjee's little bedroom. 4 feet by 6 feet के कमरे में रहती हैं. She wants to still stay connected with her own image. लेकिन ये भी है कि these elections, the Saroda scam, the Naroda scam, towards the end, the flyover collapse, that did manage to dent her governance image in a lot of ways. But she is the kind of maverick leader जो जाकर अपने ही सरकार के खिलाफ धरना पे बैठ जाएगी कि नहीं, मुझे धरना करना है कि आखिर ये फ्लाईओवर क्यों गिरा। लेकिन स्मिता बताइए कि इस गली में कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे थे, कभी सोनिया गांधी इस गली में नहीं आई, राहुल गांधी नहीं आए, वाजपेयी पहुंचे थे। और मौजूदा वक्त में शारदा नारदा का जिक्र सबसे ज़्यादा कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है। सवाल ये है, क्या ममता को लेकर एक कंफ्यूजन वोटरों में है कि वो लेफ्ट है, या माँ माटी मानुष के जरिए कहीं वो एंटी लेफ्ट है, या फिर लेफ्ट इस दौर में कांग्रेसी हो गए, कांग्रेसी के पीछे लाल सलाम के नारे लगने लगे? कोई कंफ्यूजन है इन गलियों में?
मुझे लगता है कि कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि ये जो दीदी जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आंदोलन कर रही हैं, ये आंदोलन आखिर किसके खिलाफ कर रही हैं? क्योंकि अगर वो नौकरियों की मांग करती हैं, अगर कहती हैं कि नहीं औद्योगिकीकरण करना होना चाहिए जमीनी स्तर पर, आखिर ये करने की जो बात है ये उनके सरकार को ही करने की जरूरत होगी। लेकिन क्या ये लेफ्ट है या नहीं? देखिए, काफी कहा जाता है कि लेफ्ट के जो कार्डर्स हैं ओरिजिनली खास करके ग्रास रूट लेवल पर वो ट्रांसफर हो गए थे तृणमूल कांग्रेस में। और यहाँ आपने सही कहा, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर आए हुए थे। ममता बनर्जी उन नेताओं में हैं जिनके पास हमेशा उनका इस्तीफा जो है वो मौजूद रहता था। जब वो रेल मंत्री भी रहती थी उसके पहले भी उनको कभी भी कुछ भी गुस्सा आए तो सबसे पहले जो है अपना इस्तीफा सौंप देती थी, जिससे शायद अटल बिहारी वाजपेयी बखूबी जानते थे कि कैसे करके जो है शांत करना है इस दीदी को। तो लेकिन ममता बनर्जी के लिए इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ जो जोट की बात की जा रही है लेफ्ट और कांग्रेस की, एक थियरी ये भी चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटी जोट वोट वो ममता की ओर जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा आंकड़ों की बात की जा रही है। लेकिन 233, 253 जिन आंकड़ों की बात हम अपने एग्जिट पोल में कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा तृणमूल कांग्रेस को भी यकीन करने में दिक्कत हो रहा है इस बार। ये जो सवाल राजदीप, एक सवाल हमको लगता है आपको जवाब भी देना चाहिए इसका, क्योंकि 65,000 पोलिंग बूथ्स पश्चिम बंगाल में, और माना जाता है कि वहां जो मैनेज कर सकता है पोलिंग बूथ वही चुनाव जीतता है। तो क्या इस बार ममता बनर्जी और दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस मिलकर दोनों मैनेज करने की स्थिति में है, इसीलिए ये मैसेज बार बार आ रहा है निकल के, चाहे वो एक अभी सरकार की तरफ से आ रहा हो या फिर लेफ्ट दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का ये इलेक्शन है। देखिए, एंड आई थिंक दिस इज अ सैड कमेंट्री ऑन बंगाल कि एक जमाने में गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र से कहते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। एंड टुडे वी हैव एन इंडिया वेयर मोस्ट पोल्स आर वन डे पोल। तमिलनाडु वन डे, केरल एक दिन में पोल खत्म हुआ, बंगाल में 7 फेजेस हुए, 1 महीने तक पोल चला। व्हाट डज दैट शो? कहीं ना कहीं ईसी को डर था कि अगर हम एक दिन का पोल करें तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इट इज अ सैड कमेंट्री ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन बंगाल। जैसे आपने कहा, ये जो फैक्टर है, जो हिडन वोटर, जो ऑर्गेनाइज्ड वोटिंग है, सिंडिकेट की जो प्रक्रिया है, जहां गैंग्स और माफियाज आर कंट्रोलिंग वोटिंग, रिगिंग का जो चक्कर है, साइंटिफिक रिगिंग जिसे कहते हैं, ये बड़ी डेंजरस बात है। पहले लेफ्ट के बारे में ये कहा जाता था, आज ममता के बारे में कहा जाता है। एंड आई थिंक बंगाल हैज टू लुक एट इटसेल्फ। यू नो व्हाट, व्हाई हैज बंगाल, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? आप नंबर देखिए, आंकड़े देखिए, लेट्स लुक एट द बिग नंबर्स ऑफ बंगाल, एंड द बिग नंबर्स ऑफ बंगाल आर क्लियरली शोइंग Mamta way ahead. In fact, our Axis poll is giving 243. When Mamta heard these numbers, she said, "My biggest number is 200. मैं 200 के ऊपर नहीं जा सकती। ये 240 कहाँ से आ रहे हैं?" तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो वेव है, पूरी तरह से ममता की आंधी है, और we have slightly overestimated how much Mamta is likely to get. But either way, एक बात साफ है, ये एक स्टेट है जहां कोई पोल ये नहीं कह रहा कि ममता हार रही है। Every poll is showing Mamta winning. और आपने बड़ी बात कही कि we have got a situation में कांग्रेस एंड लेफ्ट लाल सलाम की बात हो रही है along with the कांग्रेस के साथ, और ममता अपने आप में अलग डायरेक्शन में जो असली कांग्रेसी एक जमाने की थी। So Bengal has seen an election which is very very strange. एक अद्भुत इलेक्शन है बिल्कुल ये। नहीं स्मिता, क्या ये माना जाए कि जंगल महल एक्सपेरिमेंट जो है ममता का, वो इलेक्ट्रल प्रोसेस में भी उसको अब सफलता दिला रहा है? देखिए, एक प्रसून, जहां तक जंगल महल एक्सपेरिमेंट का सवाल है, ममता बनर्जी का जो नारा था पिछले चुनावों में, माँ माटी मानुष का नारा, जिससे लेकर वो आगे बढ़ी और आंदोलन करके जो है एक खास करके एक्सट्रीम जो फोर्सेस हैं उनके साथ हाथ मिलाने की बात जो कही जाती है, वो निश्चित रूप से नतीजा लाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक अहम बात जो हम भूल रहे हैं, बंगाल में आज की हालत कहीं ना कहीं एक गुजरात जैसी हालत है, जहां ऑपोजिशन में विकल्प के लिए आपके पास बड़ा चेहरा कौन है? देखिए, भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी जो कि डीलिमिटेशन के बाद 2011 में जब से ये असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बना है, ममता बनर्जी के सामने खड़ी हैं पूर्व जो कांग्रेस की नेता हैं दीपा दास मुंशी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो ग्रैंड नेफ्यू हैं सूर्य मिश्रा, ये मौजूद हैं, चंद्र बोस मौजूद हैं। लेकिन सवाल है कि ये एक सीएम के विकल्प के तौर पर क्या इन्हें देखा जा सकता है? एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बड़ा चेहरा नहीं है जो असम में या तमिलनाडु में देखते हैं हम कि जो क्षेत्रीय चेहरे हैं दोनों ही पार्टियों से, वो मजबूत है। यहां ममता के सामने जो है एक बड़ा वैकल्पिक दूसरा विपक्षी नेता इस वक्त नहीं मौजूद है। वो फैक्टर भी लोगों के दिमाग पर काम कर रहा है कि अगर हम लेफ्ट और कांग्रेस को वोट दे भी दे, आखिर नेता उनमें से कौन बनेगा? नहीं तो मैसेज है कि ये चेहरे की लड़ाई है और एक चेहरा नहीं है कांग्रेस और लेफ्ट के पास।
चेहरा निश्चित रूप से है और ममता बनर्जी का चेहरा बहुत ही अहम और प्रबल चेहरा है। भले ही उसे हम मैवरिक कहें, हम उसे फायर्स्टी कहें। मैं जब कॉलेज में थी प्रसून, वो हमारे उस वक्त उनका जो स्लोगन रहता था वो होता था आए बोशु देखे जा ममतार क्षमता, कि ज्योति बासु को वो सीधे चुनौती देती थी कि आप आइए और देखिए हमारी क्षमता। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें लेफ्ट पार्टियों में हरकिशन सिंह सुरजीत हो, ज्योति बासु हो, इनके जैसे जो ग्रासरूट लेवल के नेता हैं वो मौजूद नहीं है। सीताराम येचुरी या प्रकाश कारात इन नेताओं के लिए एक विकल्प नहीं हो सकते हैं। प्रसून, वी आर स्पीकिंग अबाउट द टू बैस्टियंस ऑफ लेफ्ट टुडे। यू नो, हमने हर चुनाव में आवर फोकस हैज बीन ऑन कांग्रेस बीजेपी, लेकिन आज लेफ्ट के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि लेफ्ट आज पावर में केवल त्रिपुरा में है। दे नीड टू विन वन ऑफ दीज टू स्टेट्स। बंगाल इज लुकिंग डिफिकल्ट बिकॉज दे हैव स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट डिफीट ऑफ 2011। इतनी बुरी हार हुई थी 2011 में, मुझे नहीं लगता अभी तक रिकवरी हुई है।